नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज आईटीआई इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर अंतिम टॉपिक ट्रांसफार्मर के मोस्ट इंपोर्टेंट 38 क्वेश्चनों को हम डिस्कस करने वाले हैं और इसके बाद में आईटीआई इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के संपूर्ण जितने भी टॉपिक थे सभी का हमने कवर कर लिया है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, उच्च आवृत्ति अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए करते हैं फेराइट कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर। और देखा जाए ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट कोर का जो ट्रांसफार्मर होता है वो होता है डी, ग्रेन ओरिएंटेड कोर ट्रांसफार्मर। ठीक है, इसको बोलते हैं CRGO। ठीक है, एक आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वोल्टेज E1 V1 और माध्यमिक वोल्टेज E2 V2 के बीच के संबंध है। तो इसमें संबंध होता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए, E1 बराबर V1 और E2 बराबर V2। यहाँ पर ई से मतलब है स्रोत का विद्युत वाहक बल और V से मतलब है सप्लाई देने के बाद विद्युत वाहक बल। प्रश्न नंबर 3, ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य क्या है? तो ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य होता है डी, लोह भिन्नता के कारण तेल स्तर के विस्तार की अनुमति देता है। ठीक, तो कंजर्वेटर ट्रांसफार्मर के ऊपर लगा होता है, आप जानते हैं। और यहाँ से जो तेल होता है वह जो गर्म होने के बाद में तेल इसमें चला जाता है और ठंडा होने के बाद वापस इसमें आ जाता है। तो ये काम कंजर्वेटर का होता है। और बात करें नमी के स्तर को कौन रोकता है? नमी के स्तर को रोकने का काम करती है सिलिका जेल। प्रश्न नंबर 4, शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर के किस हानि का निर्धारण किया जाता है? अब हानियाँ कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक तो होती है आयरन लॉस यानी कि लोह हानि, एक होता है कॉपर लॉस यानी कि ताम्र हानि। अब आयरन लॉस जो होता है वो नो लोड पर होता है, उसके लिए नो लोड टेस्ट किया जाता है और उसके अंतर्गत आता है खुला परिपथ परीक्षण। अब बात करें ताम्र हानि की, तो ताम्र हानि लोड पर होता है, इसके लिए लघु या शॉर्ट परिपथ परीक्षण किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, ताम्र हानि। प्रश्न नंबर 5, ट्रांसफार्मर में वोल्टेज के प्रतिशत विनियमन यानी कि वोल्टेज रेगुलेशन की गणना के लिए यदि शून्य भार वोल्टेज 240 वोल्ट है और पूर्ण भार वोल्टेज 220 वोल्ट है तो वोल्टेज रेगुलेशन अपने को ज्ञात करना है। सूत्र होता है इसका वोल्टेज रेगुलेशन निकालने का VR बराबर यानी कि वोल्टेज रेगुलेशन बराबर नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज, ठीक है, बटा फुल लोड वोल्टेज गुणा 100। तो इसको निकालते हैं अपन। 240 नो लोड क्योंकि शून्य लोड है, 240 माइनस 220 फुल लोड बटा फुल लोड गुणा 100। इसको जब आप हल करेंगे तो आपको उत्तर मिलेगा 9.09%। बात करें अगले प्रश्न की, ट्रांसफार्मर में टुकड़े टुकड़े में कोर का उपयोग करने का क्या उद्देश्य है? तो टुकड़े टुकड़े में कोर का उपयोग करने का क्या फ़ायदा है या क्या उद्देश्य है? तो इसका उपयोग डी, भंवर द्वारा हानि को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और ताम्र हानि लोड पर निर्भर करती है। अगर लोड ज़्यादा होगा तो ताम्र हानि ज़्यादा होती है और लोड कम होता है तो ताम्र हानि कम होती है। और सिलिकॉन मिलाने पर हिस्टैरिसीस हानि को कम कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, और यांत्रिक क्षति तो होती नहीं है ट्रांसफार्मर में क्योंकि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है। ठीक है, इसलिए। प्रश्न नंबर 7, ट्रांसफार्मर की शीतलन विधि क्या है? ये जो दिख रहा है आपको ये कौन सी है? तो इसमें तेल भरा हुआ है यहाँ पर, तो आएगा तेल ऑयल नेचुरल कूलिंग। और तेल कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, खनिज तेल और सिंथेटिक तेल। खनिज तेल सबसे ज़्यादा काम में आता है और सिंथेटिक तेल जो होता है महंगा होता है, इसलिए सुरंग ट्रांसफार्मर में काम में आता है। और खनिज तेल की का जो प्रज्वलन बिंदु है वो होता है 140 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न नंबर 8, ट्रांसफार्मर से अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए क्या शर्त होती है? तो आदर्श ट्रांसफार्मर की क्या विशेषता, मतलब कुल मिला के बात ये पूछ रहा है। तो ताम्र हानि और लोह हानि अगर दोनों इक्वल हैं तो ट्रांसफार्मर अधिकतम दक्षता पे काम करेगा। प्रश्न नंबर 9, ट्रांसफार्मर में बुकोज रिले का शीर्ष फ्लोट स्विच का क्या काम है? तो इसका काम है बी, अतिभार की स्थिति में सक्रिय मतलब ओवरलोड की स्थिति में काम में आता है ये। और बुकोज रिले जो होती है गैस दाबित रिले होती है। प्रश्न नंबर 10, वर्तमान ट्रांसफार्मर, वर्तमान नहीं आएगा सॉरी यहाँ पर क्योंकि करंट लिखा हुआ है, करंट का मतलब करंट ट्रांसफार्मर आएगा का कोर कम प्रतिघात और कम कोर हानि क्यों कर रहा है? तो आएगा डी, क्योंकि पढ़ने में त्रुटि को कम करने के लिए। और CT का मतलब होता है करंट ट्रांसफार्मर, उच्च धारा का मापन करता है और इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर भी इसको कहते हैं। प्रश्न नंबर 11, विभव ट्रांसफार्मर को पढ़ने में त्रुटि को कैसे कम किया जा सकता है? उत्तर डी, अच्छी गुणवत्ता वाली कोर का उपयोग करके। और ध्यान रखना PT यानी कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, विभव ट्रांसफार्मर क्या काम करता है? विभव को मापने का काम करता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ये कहलाता है। नेक्स्ट, ऑफ लोड टेप बदलने के ऑपरेशन से पहले लोड क्यों काट दिया जाता है? तो क्यों लोड काट देते हैं? सी, संपर्क बिंदुओं पर भारी स्पार्किंग से बचने के लिए। प्रश्न नंबर 13, पावर ट्रांसफार्मर में इस भाग का क्या नाम है? तो ये जो दिख रहा है इसका क्या नाम है? इसका नाम है डी, बुकोज रिले। प्रश्न नंबर 14, दो ट्रांसफार्मर के समांतर संचालन के लिए कौन सी स्थिति बिल्कुल आवश्यक है? तो सी, फेज सीक्वेंस, ये जरूरी होता है। इसके अलावा विभव, आवृत्ति, फेज अंतराल, प्रतिबाधा ये सब भी समान होना चाहिए। बड़े ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान को कम करने के लिए यानी कॉपर लॉस को कम करने के लिए किस निर्माण तकनीक का उपयोग किया जाता है? इसके लिए करते हैं डी, स्टेप्ड कोर अरेंजमेंट का इस्तेमाल हम करते हैं, अर्थात वाइंडिंग के चारों ओर
कोर होना चाहिए। प्रश्न 16, ट्रांसफार्मर का नाम क्या है? ये जो ट्रांसफार्मर है इसका नाम क्या है? इसका नाम है एयर कोर ट्रांसफार्मर। प्रश्न 17, उच्च वोल्टेज प्रतिष्ठानों को मापने के लिए किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? इसके लिए करते हैं सी, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। बता दें आपको कि विभव ट्रांसफार्मर में या पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में द्वितीयक कुंडली में चक्रों की संख्या कितनी होती है? 1 से 5 चक्र होते हैं और द्वितीयक कुंडली को खुला रखा जाता है। प्रश्न 18, पावर ट्रांसफार्मर पर लगे हुए ब्रेदर में नमी को कैसे नियंत्रित किया जाता है? इसके लिए करते हैं यूजिंग सिलिका जेल। सिलिका जेल का उपयोग करते हैं और फ्रेश सिलिका जेल का रंग होता है नीला और उपयोग करने के बाद में उसका रंग हो जाता है हल्का गुलाबी या हल्का सफ़ेद। प्रश्न 19, ट्रांसफार्मर पर ओपन सर्किट परीक्षण द्वारा किस शक्ति हानि का आकलन किया जाता है? ठीक है, ओपन सर्किट टेस्ट द्वारा किसका आकलन करते हैं? तो करते हैं डी, कोर हानि। और कोर हानि को बोलते हैं लो हानि, भी कोर हानि का ही दूसरा नाम है। ठीक है, ये ओपन सर्किट। और शॉर्ट सर्किट में करते हैं कॉपर हानि का परीक्षण। प्रश्न 20, ट्रांसफार्मर के तेल के क्रैकल टेस्ट से किसका निर्धारण होता है? तो नमी का। ठीक है, तेल में नमी है कि नहीं है, और नमी की जो मात्रा है 50 ppm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। प्रश्न 21, पावर ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए करते हैं ऑप्शन डी, कोल्ड रोल्ड गेन ओरिएंटेड। प्रश्न 22, इस ट्रांसफार्मर का क्या नाम है? ये जो दिख रहा है इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है बी, कोर टाइप ट्रांसफार्मर। ये कोर है, ठीक है, और ये वाइंडिंग लपेटी हुई है और इसमें चुंबकीय पथों की संख्या कितनी है? एक चुंबकीय पथ है, इसलिए धारा के लीकेज इसमें क्या होता है? ज़्यादा। प्रश्न 23, पावर ट्रांसफार्मर में विस्फोट वेंट प्रदान करने का उद्देश्य क्या है? तो क्यों करते हैं? तो सी, प्रेशर रिलीजिंग, दबाव छोड़ने के लिए। प्रश्न 24, बिजली ट्रांसफार्मर में बुकोज रिले का क्या काम है? तो बुकोज रिले का क्या काम होता है? डी, अति ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट दोनों से सुरक्षा करती है। प्रश्न 25, क्यों विभव ट्रांसफार्मर का प्राथमिक पतली तार और बड़ी संख्या में घुमावों के साथ कुंडलित किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा ए, उच्च प्रेरण देने के लिए। प्रश्न 26, वितरण ट्रांसफार्मर सामान्य रूप से डेल्टा में प्राथमिक और स्टार में द्वितीयक के रूप में क्यों जुड़े हुए होते हैं? उत्तर होगा डी, 3 फेज और 4 तार प्रणाली के आसान वितरण के लिए। प्रश्न 27, आदर्श 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में किस प्रकार का ईएमएफ प्रेरित होता है? तो इसमें होता है बी, अन्योन्य प्रेरित ईएमएफ। स्वयं प्रेरित होता है ऑटो ट्रांसफार्मर में। एक ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान का निर्धारण कैसे करें? तो इसके लिए करते हैं सी, लघु शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ठीक है, कॉपर लॉस का शॉर्ट सर्किट टेस्ट और आयरन लॉस का ओपन सर्किट टेस्ट। प्रश्न 29, फेराइट कोर का उपयोग रेडियो रिसीवर में क्यों किया जाता है? तो क्यों करते हैं? ए, टू रिड्यूस द कांस्टेंट लॉसेस, यानी नियत हानि को कम करने के लिए। प्रश्न 30, बड़े ट्रांसफार्मर में चरणबद्ध कोर व्यवस्था का क्या फायदा है? तो ए, तांबे के उपयोग को कम करना, मिनिमाइज कॉपर यूज। प्रश्न 31, ट्रांसफार्मर तेल में नमी को रोकने के लिए ब्रेदर में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? इसके लिए करते हैं ए, सिलिका जेल का उपयोग करते हैं। प्रश्न 32, ऑटो ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है? क्या नुकसान है इसका? इसका नुकसान होता है डी, इसका नुकसान होता है डी, कैन नॉट आइसोलेटेड द सेकेंडरी वाइंडिंग, यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग को हम अलग नहीं कर सकते। प्रश्न 23, पोल समायोजित वितरण ट्रांसफार्मर में किस शीतलन विधि का उपयोग किया जाता है? डी, तेल प्राकृतिक और हवा प्राकृतिक दोनों का। 34, ट्रांसफार्मर कोर में स्टील और सिलिकॉन स्टील की संरचना क्या होती है? तो वैसे निमी ने उत्तर ये माना है, परंतु वास्तविक उत्तर ये होगा स्टील 95% और सिलिकॉन 5%। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन का वास्तविक वैल्यू देखा जाए तो 3.8% से लेकर के होती है 4.6, तो सिलिकॉन की जो मात्रा है वो 5% ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए उत्तर बी राइट माना जाएगा। प्रश्न 35, बिजली ट्रांसफार्मर में टैप चेंजिंग का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है बी, वितरण में वोल्टेज अनुपात बदलना। इस प्रकार से हमने ट्रांसफार्मर संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चनों को डिस्कस किया। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इस प्रकार से इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर थ्योरी के सभी वीडियो हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम दोबारा मिलते हैं। धन्यवाद।